ओके एवरीवन, तो हम लोग कल क्या देख रहे थे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। इस बैच में मैं 10 ऐसा स्टूडेंट को, खासकर मेडिकल का, ऐसा मेरे नज़र में आए हैं कि सचमुच कर सकते हैं, उनके अंदर है कैलिबर। इस बात के लिए मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। कभी कभी किसी बैच को पढ़ा कर लगता है ना, जैसे इस टाइप का लगता है कि नहीं ये रिजल्ट दे सकते हैं। वैसे मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि नाम बोलने से वो हवा में उड़ने लगेंगे। बट कैलिबर है इस बैच में 11th क्लास में, और जेई मेन का भी कैलिबर है। जैसे आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही विदाउट एनी डिविएशन व्हाट्सअप, मोबाइल, ये सब से व्हाट्सअप के तो आज के डेट में बोलता हूँ देखते रहिए, बट मतलब सिर्फ कैटलिस्ट का देखिए और काम का चीज़ देखिए, ठीक है? और कंसिस्टेंट मेहनत करेगा तो पक्का रिजल्ट हो जाएगा। मतलब मैं आपका मेन एग्ज़ाम का 1 वीक पहले तक मैं आपका साथ हूँ। ऐसा नहीं सिलेबस ख़त्म हो गया छोड़ दिए। जून में एग्ज़ाम रहेगा तो उसका 1 वीक तक मैं टेस्ट लेते रहूँगा, साथ में हूँ, तो मेरा साथ नहीं छूटेगा, ठीक है? और बोर्ड का सिलेबस के लिए किसी को टेंशन है, 12th बोर्ड का सारा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का, इंग्लिश तो संभाल लीजिएगा, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, तो पीसीएम भी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एक भी सब्जेक्ट कर रहे हैं फिर भी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसका मैं टेस्ट ले रहा हूँ यहाँ पर, पता है कि नहीं? तो ये जो पेपर है वो आपका काम आ जाएगा। एक तो पैटर्न रहेगा नेक्स्ट ईयर। तो स्टूडेंट, पिछले क्लास में, कल का क्लास में मैं बताया था dp/dt इक्वल टू क्या था? वेरी गुड, एफ एक्सटर्नल। इसमें क्या आया था? मेन इक्वेशन ए है, राइट? ये नीट में आया हुआ है, v अब प्लस m dv/dt। अब उसमें 2 केस आया था। एक केस में क्या हो सकता है? इसमें 3 केस बन सकता है ना स्टूडेंट। एक केस में हो सकता है कि v कांस्टेंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है, v कांस्टेंट और मास वेरिएबल। तो v कांस्टेंट, मास वेरिएबल, फिर भी फोर्स लग सकता है, राइट? क्योंकि dp/dt ही मेरा क्या है? f एक्सटर्नल। तो उस केस में क्या लिखेंगे? dm/dt इंटू व्हाट? v, और v कांस्टेंट है तो ए वैल्यू तो रहेगा, बट ए टर्म क्या हो जाएगा? 0। सेकेंड चीज क्या हो सकता है? m कांस्टेंट और v वेरिएबल। तो भाई 90% केस में हम लोग को 99% केस में यही मिलेगा, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? f इक्वल टू m dv/dt। बट इन सारे बात को, इसको बोलने के लिए योर फ्रेम शुड बी व्हाट? इनर्शियल फ्रेम, एम ए। और थर्ड केस क्या हो सकता है? एम एंड भी बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल। तो एम और भी बोथ आर वेरिएबल, तो उसमें कोई भी टर्म 0 नहीं होगा। और तब क्या रहेगा? आपको इसका भी इफेक्ट देखना पड़ेगा, एग्री? अब प्लस m dv/dt ये भी देखना पड़ेगा, लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेट कर दिया कि मेरा एक सिस्टम है जिसका मास इस तरीके से टाइम के साथ वेरी कर रहा है, 2t + 3 kg, राइट, पर सेकेंड, 2t + 3 kg। तो इस तरीके से टाइम के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी को मैं जानबूझ के कांस्टेंट रखा। ऐसा मैंने कोई सिस्टम डेवलप किया कि वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है।
बट मास वेरी कर रहा है, तब पूछेंगे फाइंड द फोर्स एट टी इक्वल टू, और भी बढ़िया कर देते हैं, फाइंड द फोर्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो फोर्स निकालने के लिए तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है? तो ए वाला केस पे हम लोग काम कर लेंगे। तो मास को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dm बाई डी टी इंटू भी, राइट। बट ए टर्म क्या रहेगा एवरीवन? 0। और dm बाई डी टी आप निकाल सकते हैं, तो dm बाई डी टी कितना हो जाएगा? 40 प्लस 3। अभी तो लिखना पड़ेगा ना, कितना? 4। और सारा काम अगर एसआई सिस्टम में ले रहे हैं तो फोर्स का यूनिट भी क्या रहेगा? एसआई सिस्टम। अब फोर्स का यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होता है? न्यूटन। और कितना टाइम पे निकालने के लिए आपको बोले हैं? तो 2 सेकंड से पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? देख तो सही है, करेक्ट। बट ए बात अगर नहीं बताते तब हो सकता है कि आप एफ इक्वल टू एम ही पकड़े हुए रहते। बट अभी टाइम मास भी वेरी करेगा तब भी फोर्स हो सकता है, राइट। तो देखिए इसको, इस पे और भी जो बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस सब कुछ, इन सब सारे बातों पर प्रॉब्लम कम से कम तो 10 आवर्स कंटिन्यू चलते रहेगा। बट उसका सही टाइम रहेगा सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन। कहाँ रहेगा? सेंटर ऑफ, उसका अलग चैप्टर ही एचसीबी में है, तो उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा, ठीक है। ओके एवरीवन, अब हम लोग इस केस पे अब फोकस करते हैं। तो इस केस के लिए एफ इक्वल टू क्या होगा? करेक्ट है ना। बट फोर्स किस पे? सिस्टम पे। तो एक्सेलरेशन भी किसका रहेगा भाई? सिस्टम रहेगा। बट ए फार्मूला अप्लाई करने का आपको राइट कब मिलेगा? जब आप कहाँ हैं, ऑब्जर्वर कहाँ है? इनर्शियल फ्रेम में है, करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, किसी भी वेक्टर को कार्टियन सिस्टम में लिख सकते हैं? तो फोर्स भी तक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या इस फोर्स को ऐसे लिखा जा सकता है? बट अगर लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप कार्टियन सिस्टम में ब्रेक कर दिए तो राइट हैंड साइड को भी किस में ब्रेक करना है? कार्टियन सिस्टम है। यहां तक क्लियर? क्या इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं? बीच में किसका साइन है एवरीवन? इक्वलिटी का, इक्वल का, राइट। तो इक्वल का है तो और कार्टियन सिस्टम का वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में और कार्टियन सिस्टम को भी राइट हैंड साइड में, तो इक्वल होने का मतलब है कि उसका हर कंपोनेंट इक्वल रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे आई का कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का आई का कोफिशिएंट, यहाँ का जे का कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का जे का कोफिशिएंट, और यहाँ का के का कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? यस। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? और एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, और एफ जेड इक्वल टू एवरीवन। बट ये सारा बात कौन सा फ्रेम में? इनर्शियल फ्रेम में। चलिए
अब यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया? जो ऑब्जर्व किया उसको बोलिए। इन सब फार्मूला को देखकर आप हम लोग क्या ऑब्जर्व किए हैं? डायरेक्शन सेम होगा, एक्सेलरेशन। मैंने तो ऑब्जर्व किया कि अगर मुझे किसी भी सिस्टम का एक्सेलरेशन का सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए, कौन सा कंपोनेंट? तो सारे फोर्स का एक्स कंपोनेंट लेंगे, हाँ या ना? कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, राइट? इसका मतलब एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट चाहिए तो उसमें आपको फोर्स का बाई कंपोनेंट से मतलब रहना चाहिए, या सारे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? एंड इज इट कंपलसरी कि फोर्स किसी भी सिस्टम पे एक ही फोर्स लगता रहे? एक से ज़्यादा फोर्स रहेगा, राइट? तो एक्चुअल में अगर एक्सेलरेशन का सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट पकड़ेंगे, एक्सेलरेशन का बाई कंपोनेंट तो फोर्स का, एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट, तो वेक्टर का कितना कंपोनेंट? यस, बोलिए मेरे साथ, कार्टेशियन सिस्टम में सिर्फ 3 कंपोनेंट। यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे आप लोग, राइट? तो आज के बाद वेक्टर का कितना कंपोनेंट? इनफाइनाइट कंपोनेंट। तो कार्टेशियन सिस्टम में 3 कंपोनेंट, लेकिन यहाँ से हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट मिला। ओके, सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कौन सा? सर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, राइट? बट इनफाइनाइट तो हम लोग को मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, राइट? तो सारे फोर्स को जिस डायरेक्शन में मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, सारे फोर्स को उस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। इसका मतलब सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। क्या मैंने सही बोला? फोर्स का अगर कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है तो एक्सेलरेशन भी कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? एक्स कंपोनेंट। इसका मतलब यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मुझे ये मेरा एक कोई रैंडम डायरेक्शन ई है, अब मुझे इस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन चाहिए सिस्टम का, वर्टिकल नहीं चाहिए और ना ही इधर चाहिए। किधर चाहिए? इधर चाहिए। तो सर ऐसा होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप में से ये तो सब लोग निकाले होंगे आर के सर के साथ, बट जेई मेन में ये पूछा हुआ था, फाइंड द एक्सेलरेशन इन वर्टिकली डाउनवर्ड। किधर? अब ये चीज़ अगर नहीं सिखाते तो आप तो कंफ्यूज होता कि नीचे कैसे, ये तो इधर आ रहा है। भाई ये इधर आ रहा है बट मेरा रिक्वायरमेंट इधर है, ये मेरी मर्जी है, तो सारे फोर्स का कंपोनेंट किधर ब्रेक कर लेंगे? मैं आपको जानबूझ के इधर पूछूंगा, ये मेरी मर्जी है, तो सर आ तो इधर रहा है, कोई बात नहीं है। तो अगर इधर पूछेंगे तो आज के बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। सर इस कॉन्सेप्ट के बाद तो आप जिधर पूछिए कोई टेंशन नहीं है, जिधर पूछिएगा उधर कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे, क्योंकि किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट होता है? इनफाइनाइट। समझे इसका? तो ये होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ना, करेक्ट? लैंग्वेज बनाइए तो, सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन। बढ़िया से इसको बॉक्स में करना है इस लैंग्वेज को। सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस in any direction sum of component of all forces in any direction, उसको दूसरा पेज में लिखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। sum of component of all forces in any direction, कौन सा? जो मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा, इक्वल का साइन दीजिए, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। मास इंटू एक्सलरेशन इन दैट डायरेक्शन।
क्या बोले? ये स्टेटमेंट कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि मेरा कोई भी एक डायरेक्शन है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा इनर्शियल फ्रेम है और मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, करेक्ट? इसका मास m है और ये मेरा कोई डायरेक्शन है e, करेक्ट? तो मुझे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में चाहिए, तो फोर्स का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे? सही है ना? बट डायरेक्शन कितना हो सकता है अगर कार्टेशियन सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो? अब मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, तब क्या करेंगे? सर कोई बात नहीं है, हाँ या ना? अब मुझे ऐसे चाहिए, इसका डायरेक्शन का नाम E2 दे दिए। सो मेनी टाइम्स मैं बोलते रहूँगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल अपवर्ड, क्या बोलते रहेंगे? तो रिजॉल्व कर लेंगे। कंपोनेंट ब्रेक करने का फार्मूला है, या आज यहाँ पे मैं रिवीजन भी करवा दूंगा। तो अगर इस डायरेक्शन का नाम E2 है तो क्या करना है? तो सारे फोर्स का कंपोनेंट किधर ब्रेक करना है? इस डायरेक्शन में। और जिस डायरेक्शन में बोलेंगे वही आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन। सपोज कीजिए कि मैं इस डायरेक्शन में बोल दिया, देन व्हाट? तो इस फोर्स को किस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे? इस डायरेक्शन में। यहां से हम लोग ये सीखे, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ओके एवरीवन, दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसमें कौन सा ज़्यादा ऑथेंटिक है वो आपको चूज करना है। फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। कौन सा सही रहना चाहिए? एक्सेलरेशन के वजह से फोर्स होता है या फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है? फोर्स की वजह से। जो वस्तु जैसे है वैसा ही रहना पसंद करता है, अनटिल अनलेस, यस। तो नीचे एक लाइन लिखिए, एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। F इक्वल टू एम है, देन A इक्वल टू वाट? एफ वाई। और अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपको हिंट के लिए वेक्टर में एक फार्मूला पढ़ाए थे, याद है आप लोग को? B इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, ये पक्का कहीं पे मिला होगा। और अगर लैम्डा पॉजिटिव है, क्या है? तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट या सेम? तो क्या इसको जस्ट लाइक लैम्डा मान सकते हैं, राइट? तो ये तो भाई मास तो ऑलवेज पॉजिटिव, मास 99% केस में ऑलवेज क्या? कहीं कहीं पे कुछ शॉर्टकट ट्रिक देने के लिए नेगेटिव ही बनाते हूँ मैं मास, लेकिन आप अभी क्या जानिए, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? देखिए एक लाइन, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। छोड़ दीजिए अभी, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ एक्स्ट्रा।
मैंने क्या बोला कि कभी कभी जैसे बहुत सारा चीज़ ऐसा चीज़ है ना कि रॉन्गली बट करेक्ट टीचर को थोड़ा पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को मार्क्स भी तो लाना है, तो कहीं कहीं पे जानबूझ के ले लेता हूँ प्रॉब्लम को शॉर्टकट में बताने के लिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वहाँ पे लगाता हूँ शॉर्टकट ट्रिक है, बट दिस इज़ नॉट ए रूल। अब लिखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए स्टूडेंट, एक कम से कम तो पूरे फिजिक्स में 4 जगह आएगा, 4 या 5 जगह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मेरा पार्टिकल है जिसका मास क्या है m, और उस पर 2 फोर्स लग रहा है। करेक्ट? ऐसा तो हो सकता है ना कि कोई फ्रेंड है तो एक फ्रेंड इधर से पुल कर रहा है, इधर एक फ्रेंड इधर से पुल कर रहा है, राइट? तो वैसे इस पार्टिकल पे 2 फोर्स का सोर्स है, F1 एंड F2। तो प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, effect of one force is independent of effect of other force। इसका मतलब है कि इस फोर्स का इफेक्ट दूसरे फोर्स से क्या रहेगा, ये अपना इंडिविजुअल इफेक्ट इस पे डालेगा और ये अपना इंडिविजुअल, और दोनों का जो इफेक्ट रहेगा उस इफेक्ट को मैं क्या कर लूँगा, वेक्टोरियल सम कर लूँगा। क्या करेंगे? तो मुझे इस पार्टिकल का नेट इफेक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा? तो सर फोर्स का इफेक्ट होगा क्या? एक्सेलरेशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स? इफेक्ट ऑफ फोर्स इज व्हाट? एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि सम टाइम्स अगर ये बात को नहीं जानते रहते और आपको इस पार्टिकल पे 2 फोर्स ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड और एक वर्टिकल अपवर्ड दिखाता, और ऑब्वियसली अगर मैंने फोर्स दिखाया तो डिफॉल्ट में मेरा फ्रेम क्या रहेगा, इनर्शियल। बिना इनर्शियल फ्रेम का तो फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएंगे नहीं, फोर्स दिखाएंगे ही नहीं, राइट? और तब आपको अगर ये बात नहीं जानते तो कंफ्यूज करने के लिए मैं क्या बोलता, फाइंड द एक्सेलरेशन ओनली ड्यू टू F1, फाइंड द एक्सेलरेशन ओनली ड्यू टू। तो यू आर गेटिंग कंफ्यूज, क्या तो F1 F2 दोनों लग रहा है, तो F1 का क्यों पूछ रहे हैं? बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन में सिर्फ F1 का पूछेंगे तो आपको बिना डरे हुए सिर्फ F1 का बात कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज वही है। इफेक्ट ऑफ वन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इफेक्ट ऑफ अदर फोर्सेज, राइट? इसका मतलब है कि F1 का अगर इफेक्ट पूछा जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन ओनली ड्यू टू F1, तो सिर्फ F1 का लिखेंगे। फिर क्या पूछा जाएगा? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल ओनली ड्यू टू F2, तो उस टाइम पे सिर्फ F2 देखिए, भूल जाइए कि F1 क्या कर रहा है। और फिर पूछा जाएगा फाइंड द नेट एक्सेलरेशन। क्या पूछा जाएगा? तो नेट एक्सेलरेशन का मतलब है कि इफेक्ट ऑफ F1, इफेक्ट ऑफ F2 या इफेक्ट ऑफ बोथ, इफेक्ट ऑफ बोथ। तो लिखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट effect of one force is independent of presence of other forces। दोनों फोर्स वहां पे दिखाइए, ये डायग्राम बनाइएगा। effect of one force is independent of presence of other forces। देन एक्सलेशन ओनली ड्यू टू F1, क्या लिखेंगे एवरीवन? तो सर F1 के कारण सिर्फ अगर पूछिएगा तो मैं लिखूंगा m इंटू A1, हाँ या ना? फिर सिमिलरली एक्सलेशन ओनली ड्यू टू F2 पूछेंगे, तब क्या लिखिएगा? m/a2, करेक्ट? इसका मतलब है समटाइम्स 4 या 5 फोर्स रहेगा, बट उसमें मैं कुछ सर्टेन फोर्स का ही इफेक्ट पूछूंगा, उसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, तो सिर्फ उसी फोर्स को फिर वहाँ पे दिखाएंगे। F1 का पूछेंगे तो उस टाइम पे ये मानेंगे कि मानो F2 यहाँ पे नहीं है,
तो अगर एफ सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हर फोर्स अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट क्रिएट करेगा, राइट। तो F1 का पूछेंगे तो उस टाइम पे क्या मान लेंगे कि F2 अगर नहीं होता तो F1 क्या करता, तो F1 ये करता, F1 इक्वल टू MA1। अगर F1 नहीं होता तो F2 क्या करता, MA2, राइट। अब तब पूछा जाएगा तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं A1 इक्वल टू F1 बाई M, हाँ या ना, और A2 इक्वल टू वाट, F2 by F2 F2 बाई M। तो नेट इफेक्ट पूछा जाएगा तो A1 plus नेट इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस, तो नेट इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस का मतलब फोर्स का इफेक्ट होता क्या है, एक्सेलरेशन। तो नेट इफेक्ट का मतलब क्या, नेट एक्सेलरेशन। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है मतलब उस टाइम पे आप फिर नेट एक्सेलरेशन ही सोचिए, राइट। तो नेट एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस A1 प्लस वाट A2, और A1 के बदले क्या है एवरीवन, F1 बाई M अब प्लस F2 बाई M। एलसीएम क्या ले सकते हैं, 1 बाई M एलसीएम ले लीजिए, राइट। तो नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 बाई M F1 प्लस F2, ठीक है। देन F1 प्लस F2 इक्वल टू व्हाट, M नेट एक्सेलरेशन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो गया ना। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन इस पे करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड, ऐसे लिखेगा, दो कितना फोर्स ऑपरेट हो रहा है इस मास पे, दो फोर्स F1 एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ओनली ड्यू टू F1। सेकंड, फाइंड नेट एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ किसके वजह से एक्सेलरेशन पूछा गया है, इवन इफ बोथ आर ऑपरेटिंग, बोथ आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, बट मैं पूछा हूँ A1, तो क्या लिखेंगे, क्या ए लिख सकते हैं F1 इक्वल टू MA1। तो F1 कितना है 2i प्लस 3j इक्वल टू वाट, M कितना 2 ना, तो A1 निकल जाएगा यहाँ से, हाउ मच, और सारा सिस्टम ऐसा ही सिस्टम मिल रहे हैं तो यूनिट पे क्या रहेगा, ऐसा ही सिस्टम में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था एवरीवन, तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे नेट इक्वेशन यही आया ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू नेट फोर्स इक्वल टू व्हाट, F1 प्लस F2 M F1 प्लस F2 कितना 2i प्लस 3j, करेक्ट, अब प्लस माइनस 4i प्लस 6j इक्वल टू व्हाट, कितना हो जाएगा एवरीवन, -2i अब प्लस
ये है नेट एक्सेलेरेशन, करेक्ट। तो नेट एक्सेलेरेशन कितना होगा? माइनस आई कैप प्लस 4.5 जे कैप न्यूटन। तो यहाँ से तो नेट एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट भी तो पूछ सकते हैं। तो नेट एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना रहेगा? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बाई कंपोनेंट कितना रहेगा? 4.5। ठीक है, यहाँ तक आइए। उसके बाद यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसमें मुझे क्या करना है कि मुझे बोला गया है कि आप एक ही क्वेश्चन सेट कीजिए। कितना क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन में न्यूटन्स ऑफ मोशन भी ले आइए थोड़ा सा, और थोड़ा सा रेस्ट एंड मोशन भी ले आइए। तब मैं बोलूँगा पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देन फाइंड डेल्टा वाई इन 3 सेकेंड। फाइंड डेल्टा वाई इन 3 सेकेंड। एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं इसी में। इफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, if particle are starting from rest, then find out delta y in 3 seconds. तो सबसे पहला बात यह है कि रेस्ट एंड मोशन में ये 3 इक्वेशन मिलेगा आप लोग को। डेल्टा वाई इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर, ये भी तो एक था। ये इक्वेशन यहाँ पे काम में आएगा या नहीं आएगा? इस इक्वेशन का कंडीशन ये था कि एक्सेलेरेशन शुड बी कांस्टेंट, राइट। तो आपका यहाँ पे एक्सेलेरेशन का जो बाई कंपोनेंट है वो टाइम के साथ वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है? इसमें टाइम है क्या? नहीं है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को हम लोग लगा सकते हैं, करेक्ट। तो डेल्टा वाई इक्वल टू ए टर्म क्या हो जाएगा? हाफ 4.5 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ऐसे पूछा जाएगा। तो इसमें क्या आ गया? थोड़ा सा रेस्ट एंड मोशन भी आ गया, अब बहुत थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी आ गया। ठीक है ना? तो ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा तो बन जाएगा, बट ऐसा आएगा नहीं। ये तूफान से पहले का शांति है। ऐसा ही आएगा स्टूडेंट, डोंट वरी। 1 मिनट में कितना पूछा जाएगा टफ। आपका जो मैकेनिक्स का सेक्शन है ना, बहुत आसान आता है क्वेश्चन। सच में कोई सही से फिजिक्स पढ़ ले तो एक्चुअल में क्वेश्चन लगा के आ जाएगा। हाँ, मैं एक डॉन बॉस्को का कितना 2016 या 2016 मोस्ट लाइकली, हाँ, एक मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, ऋषि राज मजूमदार। उनके फादर लॉयर हैं। अभी वो स्टूडेंट मेरा जीएम सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो 1.5 ईयर तक मुझे पता चला, 11 से ही ज्वाइन किए थे वो। इसका पीयूष एल कश्यप का फ्रेंड जो IIT BHU से पास आउट हुआ। तो दोनों साथ में बैठते थे। तो मुझे 1.5 ईयर तक ये पता चलता रहा कि वो IIT की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वही था एकदम। HC भी लगा रहे हैं, एरोडो बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। कहीं पता नहीं चला कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट 6 मंथ में पता चला कि अच्छा ओके, ये तो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बहुत सरप्राइज भी हुआ था। फिर मैं लोग वाट बायो, तो सर बायो हो जाएगा। वो पैरेलल पढ़ रहे थे। लास्ट में 6 मंथ जितना भी परिणीता मैम उस टाइम मैम ही थे, तो जितना भी मैक्सिमम हो सकता है लास्ट 6 मंथ में, क्योंकि बायो के बिना तो हो ही नहीं सकता था। तो उस टाइम पे नीट का अलग अलग नाम था पहले, पता है कि नहीं? 1 साल पहले आपका जो GMC में एडमिशन होता था वो CEE के अंदर होता था। बाद में 1 साल CEE का नाम MEE हुआ 2016 में। और उसके बाद वहाँ उस टाइम पे AIPMT नाम था नीट का। तो 15% सीट रिजर्व है आउटसाइडर के लिए, पता है? आसाम में जितना भी मेडिकल कॉलेज है उसका 15% किसके लिए है? 50 नहीं 15%। 85% आप लोग के लिए है। तो उनका सिलेक्शन जो GMC से हुआ है वो 15% के कोटा से गए हैं। ज़्यादा टफ हो गया ना? तो 45 में से 41 फिजिक्स में सही था।
अब 42 या 43 केमिस्ट्री में, सोचिए क्या कमाल की तैयारी रहा होगा। तो भाई जो स्टूडेंट हीरो का लेवल का फिजिक्स लगा रहा है उसके लिए तो बच्चा टाइप लगेगा ना नीट का, राइट। स्पीड बहुत मतलब बहुत माइल्ड एंड ओबीडियंट, मतलब इतना कुछ स्टूडेंट को पढ़ा के मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा है, होता ना कि मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बाकी को अच्छा लग रहा है, बट सम टाइम टीचर को भी तो फील होता है कि हाँ नहीं पढ़ा के अच्छा लगा। तो उसमें पीयूष भी एक नाम लेता हूँ ऑलवेज। तो वो इतना डिसिप्लिन, ओबीडियंट, तो जैसे बोले वैसे करते चले गए। ऐसा नहीं कि हाँ सर इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं कि नहीं आप ऐसे बोल रहे थे नहीं करेंगे, हाँ ऐसा करना है ठीक है ऐसा करते हैं। तो तैयारी उसी लेवल से होता चला गया। तो देखिए उस लेवल का तैयारी किया तो कितना बढ़िया हो गया। केमिस्ट्री फिजिक्स में कुछ कहना ही नहीं था। बट मैं आपको फिर भी मैं आपको ये नहीं मोटिवेट कर रहा हूँ कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रहा हूँ तो आप इसके तरफ भाग जाइए। ऑब्वियसली बायो पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मेडिकल वाले बच्चे ओके ड्रॉ कीजिए। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ए पार्टिकल कितने फोर्स का एंजॉय कर रहा है? 5 फोर्स। तो एफ नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, करेक्ट। F1 प्लस F2 प्लस एस, F3 प्लस F4 और प्लस वाट F5 इक्वल टू वाट, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जहाँ पे I इक्वल टू 1 से n, यहाँ तो मैंने 5 ही फोर्स दिखाया, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। इसको बॉक्स में कर लीजिए। और ये जो मिल रहा है सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कहाँ से मिल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, राइट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेट इफेक्ट के क्या करेंगे, सारे फोर्स को सम करेंगे, करेक्ट है। अच्छा इसी फोर्स को क्या कार्टेशियन सिस्टम में ब्रेक कर सकते हैं? तो इसको कार्टेशियन सिर्फ मैं बोल देता हूँ, नहीं तो बोलने से मेरा एक लाइन बच जाएगा, अगर आप लोग मुझे कैच कर पाए तो। इसी फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट F1x I प्लस F1/j प्लस F1z के। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, F2x I। तो I को I के साथ कर सकते थे, तो क्या हो जाएगा F1x प्लस F2x एंड सो ऑन इंटू I। तो क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको सम ऑफ Fx इंटू I, एनी प्रॉब्लम, लिख सकते हैं ना। अब प्लस वाट, सम ऑफ Fy इंटू जे अब प्लस सम ऑफ Fz इंटू के इक्वल टू वाट। तो इसको नहीं, इसको और कार्टेशियन सिस्टम ब्रेक कर ले तो इसको भी कार्टेशियन सिस्टम ब्रेक कर लेंगे। तो m लिख सकते हैं ax I m, बोलिए ay z और m az के। अब I को I के साथ इक्वेट करेंगे, इसको किसके साथ, तो सम ऑफ Fx। तो सम ऑफ Fx किसका है, सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, ऐसे पढ़िए, सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, मास इंटू एक्सेलरेशन का m इंटू ax। वैसे ही सम ऑफ बाई कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू m ay। तो आपको एक मिनट एवरीवन, तो आपको अभी जस्ट मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन, था ना।
सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ वन फोर्स ऑल फोर्सेज, ऑल फोर्सेज इन एनी डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। तो सारे फोर्स का अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो मुझे एक्सेलरेशन, उस पार्टिकुलर एक्सेलरेशन का कौन सा इफेक्ट देखेगा, क्या मिलेगा, एक्स। और एफ एक्स का सम कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, एक्स। एफ वाई का सम कर रहे हैं तो ए वाई। एफ जेड का एफ जेड का सम कर रहे हैं तो ए जेड। बट इज इट्स कंपल्सरी कि ऑल द टाइम कार्टेशियन सिस्टम में काम हो? तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन एनी डायरेक्शन, सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ व्हाट, पढ़िए, ऑल फोर्सेज इन एनी डायरेक्शन इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। समझ गए? दिस वन इज मोर जनरलाइज या दिस वन इज मोर जनरलाइज? इसमें इनफाइनाइट डायरेक्शन आ गया, कितना, ठीक है ना? ओके देखिए, ये काम करने से हम लोग को फ़ायदा क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन का एक क्वालिटी में बता रहा हूँ। कहाँ रह गए भार्गव, किधर है, नहीं है, ऐसे काम होगा? स्ट्रिक्टली बोलें कि पूछिएगा ही नहीं, सारा क्लास में आना है। जैसे हम लोग भी बहुत सारा क्लास ऐसा किया है ना कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है, और आगे चलकर भी आपको ये सब चीज़ फेस करना पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट होता है बिन जहाँ से पास आउट हुआ हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है, अटेंडेंस तो देना पड़ेगा। तो बैठना, सोचिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि समझ में नहीं आ रहा, बैठे हुए हैं, राइट, फिर भी बैठना है। कब आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, यू डोंट नो। पढ़ना इतना आसान काम है भाई, तपस्या है, राइट। मतलब आपके कुछ फ्रेंड अभी लाइव भी नहीं होंगे जो वीडियो के सहारे हैं, और ऑफलाइन भी नहीं हैं। तो आपको लगा कि मेरा ही लाइफ टफ है, बाकी लोग तो आया नहीं, वो तो एंजॉय कर रहा है लाइफ को। भाई एंजॉय नहीं कर रहा है, वो वीडियो जमा जो कर रहे हैं ना उनसे कवर नहीं होगा। हाँ, स्कूल का एग्ज़ाम की वजह से अगर कोई कर रहा है तो आई अप्रिशिएट इट, चलो तो स्कूल का भी बैलेंस करना है। लेकिन अदरवाइज़ कोई ऐसे सोच रहा है कि आराम से वीडियो जमा करेंगे राकेश सर का और फिर मौसम देख कर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, नहीं हो पाता है। ये पिछले 2 साल से ऑनलाइन में यही मैं देख रहा हूँ, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत बोरिंग काम है भाई, इसे बहुत करके मन लगाना पड़ता है। हाँ, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया, पढ़ाई 2-3 वजह से भी होता है। पहला तो एक है भाई कि इंडिया में आप हैं तो रोजी रोटी के लिए, समझते हैं ना, कमाने खाने के लिए। सबसे पहला काम तो ये है ना कि हाँ पढ़ के एक अच्छा लेवल पर चले जाएं, जॉब लग जाए, लाइफ आसान। 90% तो हम लोग का ये चल रहा है अभी। इंटरेस्ट कहाँ है भाई? 10-20 करोड़ रुपये आ जाए तो मैं भी सोचता आराम से रिलैक्स रहते, राइट, टेंशन ख़त्म। तो 90% तो ये है। एक कोई आप यूएस में तो है नहीं कि बेरोजगारी भत्ता मिलता रहेगा, वहाँ मिलता है। मतलब अगर आप रोज़गार में नहीं हैं तो कुछ इतना पैसा मिल जाता है कि आपका आराम से चिकन चलते रहेगा पूरा मंथ। बट यहाँ पे तो आप हैं, तो यहाँ पे तो आपको समझते हैं, यहाँ पे इवन कि गवर्नमेंट जॉब लगना, समझते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगना और भगवान से दर्शन होना एक है। मैं हालांकि मैंने जान दिया हूँ गवर्नमेंट जॉब को, तब यहाँ पे कोचिंग ओपन किया हूँ। तो उसके पीछे बैकअप था ना, आईआईटी का डिग्री था कि हाँ एक जॉब छूटा तो 10 जॉब लग जाएगा, या कुछ ना कुछ फाइट करके कर लेंगे। बट ऐसे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए ना, एक बिहार यूपी वगैरह में देखिएगा तो एक प्यून का पोस्ट निकलता है गवर्नमेंट जॉब का, तो उसमें 1 लाख 2 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं।
कितना बड़ा समस्या है। हाँ, लेकिन आज के डेट में भी जिसके पास क्वालिटी है, जो टेक्निकल बंदा है, उसको गवर्नमेंट जॉब का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या है भी तो उसको उतना वेट ही नहीं करेगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका डिमांड है। फर्स्ट टाइम में आपको लगेगा एक जगह पकड़ने में, बट एक बार जगह पकड़ लिए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। कितना IITians गवर्नमेंट जॉब करता है भाई? 1% भी नहीं, सच में नहीं करता है। वो टिकेगा ही नहीं, और अगर करेगा भी तो UPSC या वो नहीं करता है तो हायर लेवल का। जैसे मेरा 55 का बैच में कम से कम 5 या 6 लोग IAS बन गया। मेरे बैचमेट का, खुद का बैचमेट मैं बोल रहा हूँ। जो DR2 था वो अब IAS ही है। फिर कम से कम 10 लोग IIM कर लिया। मतलब कोई IIM लखनऊ से, जो मेरा BTP पार्टनर था प्रोजेक्ट का, वो IIM लखनऊ से पास आउट है। सेल में जॉब किया, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो, वहाँ रह के तैयारी करते रहा। भाई वो IITian है, उसके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है, वो अपना कर लेगा कहीं भी रहकर। वो शुरू में अगर थोड़ा लो प्रोफाइल का भी जॉब लगा तो अपना जंप कर लगा लेगा। वहाँ से IIM से पास आउट हुआ, गूगल में जॉब किया, फिर वहाँ छोड़ कर दूसरा अपना स्टार्टअप किया, राइट। तो 10 लोग तो IIM कर लिया। फिर जो लोग अभी है वो अच्छा पोस्ट पे है, तो 1% लोग जाता है, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं करेगा। गवर्नमेंट जॉब का कल्चर कुछ और है। अब प्लस IIT से है तो ड्रीम भी तो थोड़ा बड़ा रहेगा, पैसा कमाने का, या कुछ ना कुछ तो रहेगा। एंड दे आर नॉट इंक्लूडिंग मी। मैं तो मास्टर बन गया मैं अपने बोल ही गया हूँ, क्योंकि अब इस लेवल में आ गया है, टीचिंग लेवल में, तो उस चीज़ को अगर एटीट्यूड में रहेंगे तो नहीं काम चलेगा कि हाँ नहीं अब मैं IITian हूँ तो मतलब वो सब से काम चलेगा। सिर्फ बोलता भी हूँ तो आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, कि ताकि देखिए कि नहीं IIT हो सकता है। अदरवाइज उस एटीट्यूड से बिल्कुल, जिस दिन जॉब 2-3 साल तक रहा, जब पास आउट हुए तो फिर भी, बट अब बोला कि नहीं टीचर हैं तो कम्प्लीटली टीचर के फॉर्म में आना पड़ेगा। उस एटीट्यूड में रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे अब बच्चों के लेवल में जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपना पढ़ाने का तरीका चेंज किया। और मैं IIT के लेवल में पहला ही क्लास लेना स्टार्ट करूँगा। देखते कितना जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, धीरे 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 करके। तो पहले टीचिंग सीखे, कैसे हाई लेवल को भी कैसे लेके चलना है, तब जाकर आपको ट्रेंड कर पाएंगे। अगर पहला क्लास में ही आए, क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं, अच्छा लग रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। बट अभी मुझे वो तो करना नहीं है, मुझे यहाँ पे क्या चलना है, आपके साथ चलना है, आपसे आगे नहीं, आपको साथ में लेकर चलना है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए, और ये बात मैं सो मेनी टाइम्स बोलते रहूँगा। सपोज कीजिए कि एक कोई ब्लॉक है, एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है। ऐसा तो फ्री बॉडी डायग्राम में पक्का मिलेगा। एक फोर्स F3 है, मान लेते हैं कि F3 एक फ्रिक्शन है, ऐसा हो सकता है ना। एक फोर्स F4 है, या mg कर लीजिए, mg भी तो एक फोर्स है, राइट। एक फोर्स और लगा दिए, F1 F2 F3 F4, और मैं आपको बोलूँगा रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन। बोलिए मैंने क्या बोला? रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इन व्हाट? मतलब मेरा इंटरेस्ट हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड में है। किधर है? इसका मतलब मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड पे किधर हो गया? यही मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन है। तो इज कंपलसरी कि ऑल द टाइम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते रहें, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसका मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस ब्लॉक का एक्सेशन टुवर्ड्स राइट चाहिए। किधर चाहिए? तो मेरा लैंग्वेज ऐसा रहेगा, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड। वर्टिकल अपवर्ड बोले या हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड? तो सारे फोर्स का कंपोनेंट किधर ब्रेक करेंगे? हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड में ब्रेक करेंगे, करेक्ट। अब बस मैं बोलूँगा और ऐसे ड्रॉ कर दूंगा मेरा ए, इसका मतलब मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन ए रहेगा। तो अगर मैं आज के डेट में अगर आपको फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करने को सिखा दिया नहीं, ऑलरेडी सिखा चुका, राइट, बट फिर भी मैं थोड़ा क्विक रिविजन कराऊंगा कुछ, क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट हैं। या मैंने बोल दिया रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल अपवर्ड, किधर? तो मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन किधर रहेगा? तो इसका कंपोनेंट भी किधर ब्रेक करेंगे, इसका कंपोनेंट भी किधर ब्रेक करेंगे, इसका कंपोनेंट भी किधर ब्रेक करेंगे, सारे फोर्स का कंपोनेंट किधर ब्रेक करेंगे? अपवर्ड। तो अब मेरा लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। या रिजॉल्व कंपोनेंट ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल
डाउनवर्ड, तब भी तो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ऐसे अगर बोल देंगे मतलब सारे फोर्स का कंपोनेंट किधर ब्रेक करना है, तो सारे फोर्स का कंपोनेंट आप हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, तो क्या लिखेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन। सारे फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल अपवर्ड, तब क्या लिखेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट है। सिर्फ डायग्राम दिखा दीजिए। इसका मतलब मैं सारे फोर्स का कंपोनेंट का ब्रेक किधर करना चाह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल। अगर ऐसे दिखा देंगे इसका मतलब अपवर्ड। अभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम सिखाया ही नहीं हूँ। लेकिन मान लेते हैं कल के डेट में इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ये तो पता नहीं कि इसको बेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि एक कोई वेज है, फ्रिक्शनलेस है, क्या है, और इस पे एक ब्लॉक है। और अभी आपको नहीं सिखाए हैं, तो इसका सपोज कीजिए कि इस पे दो फोर्स लग रहा है, mg और एक n। किधर लग रहा है, mg एंड n। क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, बाद में देखेंगे, अभी मैंने सिखाया नहीं आपको फ्री बॉडी डायग्राम। बट लेटर सपोज अगर ये लग रहा है, और तब मैंने आपको बोल दिया रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज डाउन अलोंग द इंक्लाइन। पढ़ी तो, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज डाउन, वर्टिकल डाउनवर्ड बोला या पैरेलल टू द इंक्लाइन, डाउन अलोंग द इंक्लाइन मतलब इस डायरेक्शन में, राइट। डाउन जाना लेकिन किसके अलोंग, इंक्लाइन। या बोल देंगे रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज परपेंडिकुलर टू द बेज ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलर टू व्हाट, एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। मतलब कौन सा डायरेक्शन, ए डायरेक्शन। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, मोस्टली हम लोग को इसका रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है डायरेक्शन मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है। डायरेक्शन आप बोल देंगे रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल डाउनवर्ड, क्या बोलेंगे, ये रहेगा। इसका मतलब जैसा, तो सर आप जिस तरीके से बोलिएगा, जिस डायरेक्शन में या जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट रहेगा, हम लोग हर डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन व्हाट, एनी डायरेक्शन इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। तो अब तो प्रॉब्लम है ही नहीं, समस्या ही नहीं है। जिस डायरेक्शन में मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा एक्सेलरेशन का, मैं उसी डायरेक्शन में सारे फोर्स को क्या करूंगा, ब्रेक कर लूंगा। करेक्ट है ना। इसको भी ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इस डायरेक्शन को आगे चल के क्या नाम देते रहेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन क्या है, डाउन अलोंग द इंक्लाइन। लिखिए डाउन अलोंग द इंक्लाइन। इसको क्या बोलते रहेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द वेज। लिखिए देखिए, ये चीज़ मैं ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट। बट थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सब लोग यहाँ देखेंगे, जो भी वीडियो फॉलो करते हैं उनके लिए स्टूडेंट, ये चीज़ मैं ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ, बहुत एलाबोरेट फॉर्म में। बट यहाँ पे बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक या फ्रिक्शन का, इस दो चैप्टर का एक क्वालिटी है कि आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम्स करेक्टली ड्रॉ कर दिए, कौन सा, 90% प्रॉब्लम वहाँ पे ही सॉल्व हो गया, 90%। और ये डैम सर मुझे भी पता है कि आपको स्कूल में इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ऐसे सिखाया गया होगा। हाँ या ना, मुझे पता है बात। करेक्ट, ये सही है या गलत है, गलत है। बोलिए अब क्यों गलत था। नहीं भाई,
एम जी साइन थीटा किसका कंपोनेंट था? बोलिए एम जी का। एम जी क्या है? एक फोर्स है, राइट? तो इस फोर्स का कितना कंपोनेंट हो सकता है? तो दो ही क्यों दिखाए? मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई करना है आपको। वाजिब क्वेश्चन है या ऐसे ही क्वेश्चन है? नेट ये था ना, एम जी था ना, तो इसका दो कंपोनेंट ही क्यों दिखाएंगे? मेरा क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि किसी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट रहता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में कंपोनेंट का फॉर्म में, हाँ मैं भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा लिखूंगा, बट वहाँ पे बोल के लिखूंगा। देखिए इसका एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा अलॉन्ग द डाउन अलॉन्ग द इंक्लाइन रहेगा, और एक क्या रहेगा? एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड टुवार्ड्स द प्लेन रहेगा, बट वो कंपोनेंट है। बट फ्री बॉडी डायग्राम में फ्री बॉडी डायग्राम में ऑलवेज नेट फोर्स दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? नेट फोर्स। करेक्ट, समझ गए? तो बहुत छोटा सा मेरा क्वेश्चन था, तो इन सब बातों पे आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में मिनिमम एंगल क्या होता है? मिनिमम एंगल 0। बोलिए मेरे साथ, मिनिमम कितना और मैक्सिमम 180। याद रहेगा? ओके, वेरी गुड। अब y इक्वल टू और कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ तो पक्का पढ़ाया गया होगा, और वेक्टर का जो लोग फॉलो किए होंगे तो वेक्टर का सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपको मिला होगा, ऐसे पढ़ा रहा होगा मैं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। करेक्ट। और फिर मैं एंगल निकालने के लिए सिखाया होगा कि साइन 150 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप। तो अब आप लोग निकाल पाएंगे? हो जाएगा ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वैल्यू कितना होता है? +1, ये है 180। करेक्ट। और यहाँ पे क्या होता है? वेरी गुड। और यहाँ पे कितना होता है स्टूडेंट? कॉस थीटा का वैल्यू 0, बट ये एंगल है कितना? 90 डिग्री। करेक्ट ना? इसका मतलब है कि अगर थीटा एक्यूट है तो कॉस का साइन पॉजिटिव, और थीटा ऑब्ट्यूज है देन निगेटिव। और मेरा इंटरेस्ट 0 से 180 तक ही है। मेरा इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 180 तक। करेक्ट है अभी के लिए। इस इक्वेशन पे एक्चुअली मैं 7 स्टार दिया था, सच बता रहा हूँ। बताए थे बहुत कमाल का इक्वेशन है। देखिएगा देवाशीष, इतना से अभी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है? ये स्पेशली 4-5 बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बट आप लोग इसी बहाने आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, और किसी भी डायरेक्शन में, तो इनफाइनाइट डायरेक्शन। तो उसके लिए एक फार्मूला मैंने डेवलप किया था, और इस फार्मूला में सिर्फ कॉस चलता है, साइन नहीं चलता है। सिर्फ क्या चलता है? कॉस। तो ए इक्वल टू व्हाट? ए कॉस थीटा। बट ए क्या है? यहाँ पे ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या है? मैग्नीट्यूड नेवर भी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड नेवर भी। तो भाई इसका लेकिन किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट अलजेब्राइक क्वांटिटी होता है। बोलिए क्या होता है? तो इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसका साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइन ऑफ दिस कंपोनेंट? ए रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर इसका साइन पॉजिटिव रहेगा तो इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, और इसका साइन निगेटिव रहेगा तो इसका साइन निगेटिव रहेगा, और इसका वैल्यू 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 0 रहेगा। बट इसका साइन पॉजिटिव कब रहेगा? जब थीटा एक्यूट रहेगा। जब थीटा, और निगेटिव कब रहेगा? और जब थीटा 90 हो गया तो 0। इतना बात समझ में आ जाएगा? चलिए, तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर थीटा कहाँ से, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से फास्ट हो जाएंगे, ठीक है? अगर 0 से 90 के बीच में, तो कंपोनेंट का साइन क्या रहेगा?
और अगर थीटा का वैल्यू 180 से 90 के बीच में, देन ए का साइन क्या रहेगा, डैम श्योर नेगेटिव रहेगा, राइट। और अगर थीटा हो गया कितना, 90 डिग्री, तो ए का वैल्यू क्या, 0। लिखिए फर्स्ट, पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसी फार्मूला पे चलेगा, पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ए रेस्ट एंड मोशन के रेस्पेक्ट में 30 टाइम्स ईजियर है। इसे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा, सबसे बड़ा बात है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है। अब एक बार यहां देखेंगे स्टूडेंट, तो किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए एक कॉस थीटा, बट सारा गेम थीटा का है। थीटा यहाँ पे क्या है, लिखिए एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड योर रिक्वायर्ड डायरेक्शन, लिख लीजिएगा, एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड योर रिक्वायर्ड डायरेक्शन। एंड अ स्मॉलर एंगल शुड बी टेकन। कौन सा एंगल, बिगर या स्मॉलर? क्योंकि यहाँ देखिएगा इस एरो और इस एरो के बीच में दो टाइप का एंगल है, ये भी है और, बट बिगर एंगल लेंगे या स्मॉलर एंगल। तो अब मान लेते हैं कि ऐसा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे कोई स्क्रू लगा हुआ है, और इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, मान लेते हैं घड़ी का 2 सुई, राइट। तो भाई इसके बीच में ये इस फार्मूला में जो थीटा है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, दिमाग दौड़ाइए तो 0, और बड़ा करते करते 180, और भी बड़ा करने के चक्कर में और बड़ा कर दीजिएगा, समथिंग लाइक दिस। सर इसको बड़ा कर रहे हैं और बड़ा करते करते यहाँ तक तो आ गए, डायरेक्शन को फिक्स किए हुए हैं, और उस डायरेक्शन से अपना वेक्टर को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो 180 तक तो पहुँच गए। अब और बड़ा करने के चक्कर में ऐसे आ जाइएगा, तो ये एंगल फिर नहीं पकड़ना है, फिर कौन से लेना है, यस, दिस इज द वजह कि इस फार्मूला में एंगल मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक सिर्फ रहेगा, 0 से 180 ही रहेगा। ये ए वाला फार्मूला नहीं है, ए एक्स और ए वाई वाला, ये एक जनरलाइज फार्मूला दे रहे हैं। इस फार्मूला के हेल्प से ये फार्मूला ही मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है किसी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट, जिस डायरेक्शन के साथ में कंपोनेंट ब्रेक करना है बस उसका एक कॉस थीटा लिख दीजिए, बट वहाँ पे थीटा क्या रहेगा, उस वेक्टर और उस डायरेक्शन के बीच का एंगल, बट बिगर एंगल या स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा एवरीवन, ठीक है। एक को मैं एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन ए है, अब मेरा वेक्टर ए है और एंगल 90 है, कितना है 90, और तब मैं ए ही पूछूंगा, क्या बोलिएगा सर, ए का मैग्नीट्यूड कॉस 90, हाँ या ना, कितना 0। अब मेरे पास एक और वेक्टर है A2, अब मैं ए पूछ रहा हूँ, क्या बोलिएगा, क्यों, ओके, इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि आज के बाद कोई भी वेक्टर रिक्वायर्ड डायरेक्शन, जो मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन है उसके साथ परपेंडिकुलर रहेगा, तो उस वेक्टर का कंपोनेंट डैम से उस डायरेक्शन में 0 होगा ही होगा, करेक्ट, हाँ या ना। इस कॉन्सेप्ट के बाद किसी भी वेक्टर का किस डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑलवेज 0 दिखेगा, उसके उस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस वेक्टर का एक लाइन लिख लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है। If any direction is perpendicular to your given vector, conclusion, if any direction is perpendicular to your given vector,
then component of vector in that direction must be equal to 0. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, देखिए इसका कितना लाभ आपको मिलेगा। डैम्स योर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इस टाइप का तो बार बार आते रहेगा, पक्का आएगा ही आएगा। अतः मैं बोलूँगा कंपोनेंट ऑफ दिस टू वेक्टर अलोंग हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड में। अब आपको पेन भी उठाने का रिक्वायरमेंट है। एन कॉस 90 और एम जी कॉस 0 या कॉस 90, तो इसका कंपोनेंट भी क्या रहेगा 0, इसका कंपोनेंट फास्ट हो गए, राइट, करेक्ट है ना। इसका मतलब कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन को ये बोलते हैं, तो क्या रहेगा 0, और इसका कंपोनेंट क्या रहेगा 0 रहेगा। अदरवाइज अगर ये बात नहीं पता थी तो आप पूछते रहते सर इसका कंपोनेंट क्यों 0 हो गया। यहाँ देखिएगा निहार, ये बात समझ में आ गया। तो आज पर किसी वेक्टर का उस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑलवेज क्या लेंगे 0 लेंगे, ठीक है। वहाँ पे मैं फास्ट हो जाऊँगा, ठीक है। अभी मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। और मान लेते हैं कोई ब्लॉक है और इसमें 2 फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स 2 फोर्स, और एक ऊपर की तरफ है एक बिल्कुल। अब मैंने आपको बोला रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज, एक फोर्स या ऑल फोर्सेज इन व्हाट, तो ऑल फोर्सेज का मतलब है कि सारे फोर्स का कंपोनेंट को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व करके सम करना, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि F1 के लिए तो मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन क्या है, यहाँ देखिएगा व्हाट इज माई रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो मेरे डायरेक्शन के साथ इसका कितना एंगल, पक्का। अब मेरे अब मेरे डायरेक्शन के साथ इसका कितना एंगल 180। ए ऊपर, वेरी गुड, ए ऊपर और ए नीचे है। तो F1 के लिए क्या लिखेंगे F1 cos 0, सही है। वहाँ पे तो फिर ये पूछना नहीं है कि मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि वहाँ पे डैम से फास्ट हो जाऊँगा। और F2 cos 180 कर दें, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन विच डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। और cos 180 का वैल्यू -1 और cos 0 का वैल्यू तो 10 + 20 -1 कितना हो जाएगा -2, ठीक है ना। डायग्राम अभी चीज़ों को मैं तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ। जैसे कुछ गैसेस सिस्टम में कैसे कर रहे हैं, चीज़ों को तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं। बॉयल्स लॉ से रिलेटेड ग्राफ आएगा तो समझ में आ जाएगा पक्का। व्हाट अबाउट चार्ल्स लॉ, कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ कौन सा है, P/T, P1 V/T1 equal to what, P2 V2 it is the combination of Boyle's law and very good। मतलब तैयारी का मतलब ये होता है ना कि चलते फिरते सब कुछ घूमते रहे। भाई माइंड बहुत फास्ट काम करता है। एक बार ऐसे आंख बंद कीजिए गोलपारा पहुंच जाइएगा, राइट। नहीं इतना फास्ट है, तो सही से अगर रिवीजन किया जाए तो एकदम आंख बंद करिए, रेस्ट मोशन का सारा फार्मूला आ गया, कहाँ कहाँ पे मैंने बोला था। प्रॉब्लम बना रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है ना कि हाँ इस टाइम का कमी है। आप तो बोर्ड, खैर आप लोग बोर्ड 10th का नहीं दे पाए, दूसरी बात है। मैं इसके लिए डाउन नहीं देता हूँ भाई, ऐसा मत मानिए कि नहीं डाउन दे रहा हूँ। आप लोग को मौका दिया जाएगा 12th बोर्ड में देने का, और बोर्ड का बहुत क्रेज़ है, पता है कि नहीं। यहाँ नहीं, पूरा इंडिया में है। 2 ही तो बोर्ड है, 10th और 12th। अब मुझे कितना भी मैं मोटिवेट करता हूँ, लेकिन बोर्ड से पहले बच्चे सुनते ही नहीं हैं। तो मैं अपने आप को टर्न कर लिया हूँ,
वो जिस धारा में बहना चाहते हैं मैं भी उसी धारा में फ्लो करते हुए उनको तैयारी करवा रहा हूँ। अभी 15 दिन पहले से 12th वाले बच्चों को बोल दिए हैं कि कोई भी एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनाएगा। दे आर सो हैप्पी। सिर्फ भाई तुम रिवीजन करो और फार्मूला लिखो बोर्ड के लिए। अब बोर्ड का तैयारी करना है तो लोग भी खुश हो गए। उसी में मैं क्या कर रहा हूँ, अब टेस्ट ले रहा हूँ। तो बोर्ड का सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड का टेस्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, भाई वही फार्मूला तो जेईई मेन में लगेगा, तो उसी बहाने तैयारी हो गया टेस्ट के थ्रू। अब उसमें मुझे कैसे स्मार्टली काम निकालना है वो आना पड़ेगा। अगर मैं रेसिस्ट करने नहीं तुम बोर्ड का तैयारी मत करो फर्स्ट टाइम करते तो गलत बात हो जाएगा। तो उनके 1 महीना अब उनके अकॉर्डिंग चलूँगा। अब फिर जैसे ही बोर्ड खत्म होगा तो उनको इमोशनल अत्याचार करना है। देखिए मैंने 1 महीना आपका बात माना, अब मेरा बात मानिए, ऐसे करके म्यूचुअल होगा ना। कोई भी चीज़ चल रहा है मैं सिर्फ आप हिटलर के जैसा बोलना स्टार्ट कर दूंगा कि नहीं नहीं ऐसा ही करना पड़ेगा, तब नहीं टिक पाइएगा। अभी रिजल्ट देने के लिए दोनों तरफ से होता है। किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट होता है उसमें 70% क्रेडिट गोज टू स्टूडेंट, 25% क्रेडिट गोज टू या 20% क्रेडिट गोज टू टीचर एंड सिस्टम एंड 10% क्रेडिट गोज टू या नहीं पेरेंट्स का भी है, उनको और भी ज़्यादा परसेंटेज देना चाहिए बट नहीं ऑब्वियसली देना चाहिए। वो तो उनको क्रेडिट का रिक्वायरमेंट नहीं, वो तो बैकबोन है, वो तो क्या है बैकबोन है राइट। बट 70% स्टूडेंट का, क्योंकि स्टूडेंट का अगर बिल पावर नहीं रहेगा वो नहीं चाहेगा तो कितना भी आज के डेट में आप इस एज फैक्टर में आ गए हैं कि आपको कोई डरा कर अब नहीं पढ़ा सकता है। हाँ डर कर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा कि पेरेंट्स का ऑफिस आने का टाइम हो गया तो बुक लेके बैठे हुए हैं, तो वो तो दिखाने के लिए है ना। अब होना चाहिए कि भाई मेरे अभी अब मुझे पढ़ने का बिल्कुल ऐसे ही मुझे पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ेगा अभी मैं गाना सुनूंगा, ठीक है 1 घंटा अपने अकॉर्डिंग। तो आपका अब अपना रूटीन रहना पड़ेगा क्योंकि अब आप किसी और जोन में हैं, तैयारी कर रहे हैं। और आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि आपके रूम में पेरेंट्स को भी इन करने में डर लगे। जैसे इन किए तो देखो HC ब्राउन का प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, एकदम पागल हो रहा हूँ, मतलब आपको देख के डरना स्टार्ट करने भाई इसको छोड़ दो राइट, इस टाइप का। हाँ जैसे मुझे किसी कोई फ्रेंड को नहीं बुलाना है रूम में, आ गया तो उसको रोने से पहले मैं रोना स्टार्ट कर दिया, ये प्रॉब्लम नहीं बन रहा, ये प्रॉब्लम नहीं बन रहा यार क्या होगा। और अगर नहीं पढ़ने वाला तो भाग जाएगा, ये दिन भर पढ़ने का बात करता है, नहीं ऐसे करना पड़ता था। क्योंकि जब PG वगैरह में रहेगा ना हॉस्टल में तो कमाल कमाल के लोग आसपास रहते हैं। अब कितना लोग से झगड़ा कीजिएगा, इज इट पॉसिबल। पढ़ रहे हैं और उधर बढ़िया से एक गाना लगा दिया, वो अलग जोन में है राइट, वो गाना सुन रहा है। पहले तो इतना नहीं था ना, ऐसे 20 साल पहले इतना ब्लूटूथ वगैरह एडवांस, पहले तो एकदम बिल्कुल फुल साउंड में कर दिया। अब सरस्वती पूजा रहा है तो 15 दिन से पहले से तैयारी कर रहा है, मेन पूजा नहीं कर रहा है, पढ़ने का पूजा का तैयारी कर रहा है। तो क्या कीजिएगा, उसमें तो अब माहौल तो आता रहेगा। और सरस्वती पूजा के बाद फिर दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा, बहुत सारा फेस्टिवल है ना। वी आर वेरी फेस्टिव मैन राइट। हर दिन एक 365 दिन में 366 पर फेस्टिवल है। एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, अगर मनाना चाहिएगा तो मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया राइट। तो मनाना चाहेंगे तो डेली मना सकते हैं, बट स्टूडेंट के लिए अलग कैटेगरी हो जाता है। एनीवे कंप्लेंट ब्रेक हो जाएगा एवरीवन। चलिए एक दो और एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर लें। F1 F2 F3 F4 a 90 degree. Resolve component of all forces in horizontal rightward direction. इसका कंपोनेंट कितना होगा, लेकिन वहां पे लिखेंगे ठीक है फॉर बेटर प्रैक्टिस। F1 cos 90, इसका कंपोनेंट स्टूडेंट सिर्फ cos 0 cos यूज करना है, cos 30। और F3 के लिए क्या लिखेंगे एवरीवन, 0। और F4 के लिए क्या यूज करेंगे,
F4 cos 60। इस सारे फोर्स का कंपोनेंट किधर है? हॉरिजॉन्टल। ऐसे लिख देंगे मास इनटू A1, और A1 क्या मान लेंगे? एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन। A1 क्या मान लेंगे? एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो एक्सेलरेशन भी तो उसी डायरेक्शन का मिलेगा। ये नेट एक्सेलरेशन नहीं है, ऑल डायरेक्शन का नहीं। ये जो A1 लिखा वो क्या है? A1 इज द एक्सेलरेशन इन विच डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। वैसे ही अगर H लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, वैसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में बोलते हैं देन, तो सबका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। F1 का क्या रहेगा कंपोनेंट? फास्ट। F2 का F2 30 60, और F3 का एवरीवन वेरी गुड, और F4 का मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन ये है, राइट। और किसका निकालना है? तो जिसका निकालना रहेगा ना, किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर विल नॉट चेंज। तो जब भी कंफ्यूज हो जाएगा तो क्या करना है? उस डायरेक्शन के टेल पे इस वेक्टर को रख दीजिएगा ले जाकर पैरेलली, राइट। तो ए एंगल कितना? 150। कितना? तो ए एंगल पकड़ेंगे या ए एंगल पकड़ेंगे? बिगर या वेरी गुड स्मॉलर। तो क्या लिखेंगे? F4 cos, और क्या आप लोग cos 150 का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? कैसे? और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। कितना लिखेंगे? माइनस cos 30, और cos 30 का वैल्यू। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही बात है। 90 प्लस 60 भी 150 होता है, बट cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है? ए, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको। यस, तो माइनस साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना? तो ए फार्मूला से अलग आंसर आएगा या सेम आंसर आएगा? सेम आंसर आएगा। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में आपसे पूछेंगे कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा ना, और कंपोनेंट ब्रेक करने का ब्रह्मास्त्र इसको पकड़ के रखेंगे। मैं मैक्सिमम इस पूरे चैप्टर में इसी से काम चलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ही नहीं हो सकता है। ये तो बस 3 डायरेक्शन है, बट कंपोनेंट तो कितने भी डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास मेरा स्टार्ट होगा जिसका हेडिंग रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी आपको मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हेडिंग बनाइए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए, ये मेरा ये अगला 2 क्लास तक यही चलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही बोल दिया हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन में करेक्टली आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब उस सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स कैसे लग रहा है उसको दिखा देना करेक्टली। इसमें 90% स्टूडेंट डैम श्योर मैं हूँ कि उनको करेक्टली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आता है। मतलब आता है लेकिन हिट एंड ट्रायल चलेगा, राइट। तो सबसे पहले आज के क्लास में 2 मिनट में एक कंक्लूड कर लेते हैं कि इस दोनों पूरे फिजिक्स में, खास कर मैकेनिक्स में, कौन कौन सा फोर्स हम लोग को आएगा। ओके, देखिए चीज़ों को हम लोग एक बार अगर कंक्लूड कर लेते हैं ना, चीज़ों को काउंट करने से चीज़ें कम हो जाता है। ऐसे तो पता नहीं कितना फोर्स रहेगा। भाई अभी तक आपने कुछ तो पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वेट आएगा, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगा, और वेरी फेमस एक टेंशन आएगा, राइट, यही आता है ना। और क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन में 2 टाइप का आएगा, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक एंड, और क्या आएगा? एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग लगाएंगे, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो कोई ना कोई रीजन ही रहा होगा ना उसका, लेकिन मैकेनिक्स में आएगा तो वहाँ पे देख लेंगे। एक आएगा स्प्रिंग फोर्स, और क्या आ सकता है? तो 90% प्रॉब्लम में तो आपका यही रहने वाला है,
क्या रहने वाला है, वेट के मतलब mg। तो 90, अगर इन सब का करेक्टली अगर मैंने आपको सिखा दिया हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, तो मेरा 90% काम तो हो गया। बाकी कुछ थोड़ा बहुत रहेगा, कूलम फोर्स वगैरह वो देख लेंगे। और कूलम फोर्स भी तो दिखा सकते हैं। कूलम फोर्स का मतलब क्या, चार्ज पार्टिकल के बीच का। तो चार्ज पार्टिकल जो आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में बचपन में इस टाइप का खिलौना से खेले हैं जिसमें रबर लगा रहता है, एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉल रहता है, क्या बोलते हैं उसको, यो यो, ओके। तो उसको ऐसे सरफेस पे उसको रबर लगा हुआ रहता है, राइट। अभी तो सब गेम ही खत्म हो गया मार्केट से, नहीं सारा गेम मोबाइल पे आ गया। लूडो आ गया है मोबाइल पे, देखते हैं लोग एकदम मोबाइल ऐसे ओपन करके लूडो खेलते रहते हैं, राइट। शतरंज खेलते रहते हैं खुद से, पहले होता है ना 2 लोग बैठ के खेलते थे, राइट। कितना घर होता है शतरंज में, चेस 64, 18 to 8 रहता है ना, ओके। ये सब आप लोग जानते होंगे। तो एक्चुअल में उसको अगर सरफेस पे ऐसे घुमाना स्टार्ट कीजिएगा तो देखिएगा जैसे इसको स्पीड बढ़ाएंगे तो उसका लेंथ बढ़ता है, राइट। बाद में बताएंगे, ये सब सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे। तो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स कोई खास फोर्स नहीं है, कोई स्पेशल फोर्स नहीं है। एनी फोर्स टुवर्ड द सेंटर, बोलिए मेरे साथ, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो तो टेंशन भी अगर सेंटर की तरफ रहेगा तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स में काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द, तो इस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज पार्टिकल, कूलम्बिक फोर्स, कूलम फोर्स। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो कौन सा फोर्स था, कूलम फोर्स। क्या था, वैसे ही किसी पार्टिकल को ऐसे आपने रस्सी से बांध दिया और ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, तो उसका घूमने का वजह बन रहा है टेंशन। क्या बन रहा है, ताकि इफ टेंशन एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, तो भी क्या हो गया। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से कोई फोर्स नहीं है, उसका मतलब होता है फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द, तो उसको कोई किसी टाइप का फोर्स तो रहेगा। क्या क्या हो सकता है, या तो कूलम्बिक फोर्स, नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं तो टेंशन का फोर्स, या इवन फ्रिक्शन। क्या आज के डेट में सपोज कीजिए इसको क्या बोलते हैं, चारियाली ना, इट इज नॉट तिनियाली, इट इज व्हाट, चारियाली। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चारियाली है, अब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रोड बना दें। कैसे बना दें, 1% भी बैंकिंग ऑफ रोड नहीं। बैंकिंग ऑफ रोड समझते हैं, थोड़ा सा रोड को ऐसे उठा के बनाते हैं, राइट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। अब मान लेते हैं कि वहाँ पे मोबिल गिर गया, मोबिल तो समझते हैं ना, या कीचड़ आ गया। अब कितना भी स्टीयरिंग घुमाते रहिए, घूमेगा ही नहीं, गाड़ी नहीं घूमेगा सर्कल में, राइट। इसका मतलब गाड़ी को टर्न करने के लिए, जैसे ही कार को अगर सर्कुलर टर्निंग पे चारियाली में घुमाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो एक पार्टिकल जैसा ट्रीट होगा। एंड एनी पार्टिकल मूविंग टुवर्ड द सेंटर, देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एक्सेशन टुवर्ड द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल के लिए तो एक फोर्स तो लगना पड़ेगा, और वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन। बट फ्रिक्शन क्या ऑलवेज आपके लिए रिजनेबल रहेगा, ये क्या ऑलवेज उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। फ्रिक्शन कभी गायब भी तो हो सकता है कीचड़ डालकर। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कर देते हैं। कि फ्रिक्शन अगर एब्सेंट भी रहे तो नॉर्मल, जैसे देखते हैं साइकिल चलाने वाले टर्निंग पे ऐसे थोड़ा हो जाता है, बेंड कर जाता है, क्यों, ताकि अगर एक टर्निंग है, आज का क्लास हो गया, अभी थोड़ा ऐसे ही जाते जाते बात करते हुए जा रहे हैं, तो अगर एक टर्निंग है तो हम लोग थोड़ा ऐसा बेंड हो जाते हैं ताकि कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लग जाए। इस कॉन्टैक्ट फोर्स का 2 कंपोनेंट, एक ए और एक, ये मेरा वेट को बैलेंस कर देगा और एक क्या करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, आज के इतना ही। थैंक यू एवरीवन।